मेरी जिंदगी में वह शाम बहुत निराली थी। उस शाम को मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब नहर के किनारे धीरे धीरे चलते हुए मैं एक सुनसान जगह पर गया। मैं सोच में डूबा हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मगर होश तब आया जब वहां किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनी। मैं तो सोचने लगा कि ऐसी जगह पर लड़की की चीखें क्यों सुनाई दे रही है। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। और मैं यहाँ अकेला निकल आया था। यह सोचकर ही मेरे हलक में प्यास की तड़प से मेरे जुबान में कांटे चुभने लगे। जबकि सर्दियों का मौसम था और अब शाम करीबन रात में ढल रही थी। मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो एक बार फिर उस लड़की की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह कह रही थी, बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। मैं यह सुनकर रुक गया था। लगता है वाकई कोई लड़की मुश्किल में है। मैं हिम्मत करके यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मुझे एक पेड़ के नीचे एक बाइक नजर आई जो जमीन में पड़ी हुई थी और वहीं से लड़की की हल्की हल्की चीखें और कराहने की आवाज आ रही थी। मैं भागकर वहां गया, उसका हाथ पकड़कर उठाया तो उसने मेरा धन्यवाद किया और पूछा कि आप कौन हैं। मैंने उसे बताया कि मैं दीपक हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरे सवाल के जवाब में उसने रोना शुरू कर दिया और फिर कहने लगी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आई थी और यहाँ हमने बाइक पर रेस शुरू कर दी, मगर फिर उनको शरारत सूझी तो वह लोग मुझे छोड़कर चली गईं। और जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो लोग यहाँ नहीं हैं तो मैंने डर के मारे बाइक को तेज चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। उस लड़की से मेरी पहली मुलाकात थी जो एक सुनसान जगह पर हुई, मगर उस टाइम मैं नहीं जानता था कि वह लड़की मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहम हो जाएगी। मेरा नाम दीपक है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा एक मामूली सी चपरासी की सरकारी जॉब करते थे और सारी जिंदगी थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारी थी। मगर ऊपर की कमाई का कभी सोचा तक नहीं। माँ कभी कभी आर्थिक समस्याओं से तंग आकर पापा को कह देती थी कि कुछ कमाई का सोचो, मगर पापा हमेशा माँ को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते थे और चुप करवा देते। मैं अपने माँ पापा का इकलौता चिराग था जो कि जिंदा बच गया था, वरना मुझसे पहले माँ पापा के यहाँ दो बच्चे पैदा हुए थे जो थोड़े ही दिनों जी कर मर गए थे और फिर 3-4 साल तक माँ प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मैं इस दुनिया में आ सका, कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरी माँ जब प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और मैं उनकी ज़िंदगी में बहार बनकर आया था। वह मुझे इतना प्यार करती थी कि हर टाइम मुझे अपनी आंखों के सामने रखती थी। पापा का भी यही हाल था। पापा मुझ पर अपनी जान छीन निछावर करते थे, मेरी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करते थे। जब मैं स्कूल जाने लगा तो पापा मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, मगर उनकी गरीबी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। उसके अलावा उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई करवाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा एडमिशन 10वीं क्लास में होना था तो पापा ने अपनी बाइक बेचकर मेरा दाखिला करवाया था। उसके बाद पापा ने अपनी जॉब के साथ एक दोस्त की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया ताकि 4 पैसे वहाँ से भी मिल जाएं तो मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाए। पापा सुबह नौकरी पर चले जाते और शाम को वहीं से अपने दोस्त की दुकान पर जा बैठते। रात के 11-12 बजे तक वहाँ टाइम बिताते और फिर घर आकर खाना खाते, आराम करते। पापा की मदद के खातिर माँ भी सिलाई का काम करने लगी, जबकि पापा माँ को काफ़ी रोका करते थे। माँ ने पापा से कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं और मैं अपनी मर्जी से ही करती हूँ, पर पापा के मना करने की बहुत अहम वजह थी और वह यह कि माँ की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। पापा नहीं चाहते थे कि माँ की नज़र पर ज़्यादा असर पड़े। घर की समस्याएं ऐसे थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। मैं उनको जब ऐसे मशीन की तरह काम करते देखा तो मुझे बहुत दुख होता था, मगर मैं उस टाइम मजबूर था। इसी तरह टाइम का पहिया चलता रहा और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। माँ की मेहनत की कमाई का मुझे बहुत कदर थी, इसलिए मैं पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता और मेहनत करता था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं जब 12वीं में था
तब एक क़यामत मुझ पर टूटी, जिसने मेरी माँ को भी हिलाकर रख दिया। मेरे पापा डबल काम की वजह से बहुत बीमार और कमज़ोर होते जा रहे थे। फिर एक दिन यह कमज़ोरी इस हद तक पहुँच गई कि उनको खून की उल्टियाँ होने लगीं, जिसकी वजह से दिल और गुर्दों ने अपना काम करना छोड़ दिया। पापा एक दिन हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। माँ और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था, जिसने हमें एकदम बेसहारा कर दिया। मेरे पापा का छोटा-सा मकान था जो पापा ने पहले ही मेरे नाम कर दिया था। इसी में हम रहते थे। अब इस छोटे से मकान में सिर्फ 2 लोग थे, जो ज़िंदगी को घीस-घीस कर बिता रहे थे, क्योंकि पापा के जाते ही उनके दोनों काम भी खत्म हो गए थे, जिससे कोई आमदनी का रास्ता ना रहा। माँ की सिलाई मशीन से ही पूरा घर चलता था और चूल्हा जल रहा था, मगर माँ को दिन-रात सिलाई करते हुए देखकर मेरा भी दिल जलता था। मैं चाहता था कि मेहनत मजदूरी करके कोई भी काम कर लूँ, मगर माँ इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि मैं पढ़ाई छोड़कर कामों में लग जाऊँ। माँ को समझाने की कोशिश करता तो वह रोने लग जाती। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो क्या तुझे कॉलेज से हटाते? माँ की बातें सुनकर मैं अपने आंसुओं को अपने अंदर पीता रहता। पढ़ने में दिल लगाने की कोशिश करता, मगर मेरा ना दिल लगता था, ना मेरा दिमाग काम करता था। हर वक्त फिक्र और सोच ने मेरे अंदर घर बना लिया। पापा के मरने के बाद जब 2 महीने बीत गए, घर में धीरे-धीरे सब राशन पानी खत्म हो गया। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई, मैं और माँ मुश्किल से 2 टाइम का खाना खाते थे। माँ के लिए दवाई लाने तक के पैसे नहीं थे। वह तो भगवान की कृपा थी कि मकान अपना था, वरना पता नहीं क्या होता। एक दिन माँ मशीन पर बैठी सिलाई कर रही थी कि अचानक माँ को चक्कर आने लगे और उसने मुझे आवाज़ दी। मैं पढ़ रहा था, मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे। माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से मैं माँ के पास गया, तो वह चारपाई पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसमें जान ना हो। यह देखकर मेरी आत्मा काँप कर रह गई। मैंने जल्दी से माँ को हिलाया और पानी लाकर माँ के मुँह पर छींटे मारने लगा। माँ को होश आ गया तो माँ ने भगवान की कृपा की। माँ को उसी टाइम सरकारी अस्पताल में ले गया, मगर जितनी परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि माँ जो मर्जी कहे, जिसके भी वास्ते दे, मगर अब मैं काम करूँगा और भगवान ने चाहा तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करूँगा। 3 घंटे अस्पताल में बिताने के बाद हम घर आए तो किचन में खाने को कुछ नहीं था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मगर ये रोने का नहीं, हिम्मत करने का टाइम था। मैंने माँ को बिस्तर पर लिटाया और अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। मार्केट में जाकर मैंने अपना लैपटॉप बेचा और राशन के साथ कुछ खाने को ले आया। माँ की दवाई भी आ गई और घर आकर माँ को अपने हाथ से खाना खिलाकर दवाई खिलाई। माँ रो रही थी कि मुझे अपना लैपटॉप बेचना पड़ गया, मगर मैं माँ से कहने लगा कि मैं पापा के बाद अब आपको नहीं खो सकता। यह सुनकर माँ ने मुझे सीने से लगा लिया। उसके बाद माँ ने मुझसे वादा करवाया कि नौकरी के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी करोगे। माँ ने मुझे काम करने की भी परमिशन दे दी। मैं उसी टाइम मार्केट निकल गया और कई दुकानों पर काम पता करने के बाद मुझे सुबह से शाम तक का काम मिला। मेहनत और टाइम बहुत ज़्यादा था उस नौकरी में, मगर मुझे उस वक्त अपना घर चलाना था। मैंने टीचर से बात कर ली कि अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। इसके लिए मुझे किसी दिन छुट्टी करनी होगी या हफ्ते में 1 दिन क्लास लेने आऊँगा। तो वह मान गए। मेरी तनख्वाह इतनी तो नहीं थी। राशन बिल देने के बाद कुछ पैसे हाथ में रह जाते, जिससे कुछ दिन ही सही खाना तो पकेगा। इसलिए मैं यहाँ काम करने को दिल जान से राजी था। अगले दिन से काम पर जाने लगा और रात को पढ़ता। जिस दिन शनिवार होता उस दिन हाफ डे दुकान पर लगाता और शनिवार ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन के लिए काम देखना शुरू कर दिया और जल्द ही मुझे प्राइमरी क्लासों के बच्चों की ट्यूशन मिल गई। मैं सारा दिन दुकान पर काम करता और दुकान से छुट्टी होने पर वहीं कपड़े बदलता और ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। अब मुझे तसल्ली थी, मेरी फ़ीस का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर उसके अलावा मैंने 2 जगह और ट्यूशन देना शुरू कर दिया और रात को 8 से 9 बजे घर आ जाता
और माँ को सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें सुनाता ताकि वह परेशान ना हो। जब मुझे काम करते और ट्यूशन पढ़ाते 1 महीना हो गया तो मुझे पहली सैलरी और फीस मिली। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और मैंने अपनी पहली कमाई माँ को दी तो वह खुशी से रोने लग गई। अब मैंने अपनी माँ को कपड़े सीने से भी रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो। दिन बीतने लगे और तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा होना था। मैंने फीस जमा कर ली। अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, मगर मैंने बिजनेस की पढ़ाई करना शुरू कर दी और यूं 3 साल बीत गए। पर जब मैं पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक छोटी सी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। मेरी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। माँ की मृत्यु का भी अब तो 1 साल पूरा हो गया था। मुझे बहुत दुख था कि मेरे कामयाबी का सफ़र शुरू होने से पहले मेरी माँ और बाप इस दुनिया से चले गए थे, मगर मुझे जीने का जज्बा दे गए थे। मैं मेहनत करना और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना सीख गया था। आज जब नहर के किनारे सोच में डूबा हुआ चला जा रहा था, तो सुनसान जगह पर पहुंच गया, जहां मेरी मुलाकात सुमन से हुई थी। सुमन की बाइक को मैंने साइड करके अपने बाइक पर उसे घर तक लिफ्ट दी। उस बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और जब उसके बंगले के सामने मेरी बाइक रुकी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वह इतने अमीर घर से थी। मुझे उसने चाय के लिए कहा, मगर मैंने जल्दी से बहाना बनाकर माफ़ी मांग ली। उसने मुझसे मोबाइल नंबर लिया और अपना मोबाइल नंबर मुझे दिया। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। ऑफिस में जॉब करते हुए मुझे 5 महीने हो चुके थे, मगर मैं तसल्ली में नहीं था। मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस और पैसे दोनों चाहिए थे। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी, मेरी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और दिल में माँ बाप का चेहरा था। मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरे नंबर पर सुमन का कॉल आया। उस दिन के बाद से बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुझे कॉल करती, मेरा हाल चाल पूछती, मेरे खाने पीने का भी पूछती। मुझे लगने लगा कि अब दुनिया में वही है जिसे मेरी थोड़ी बहुत फिक्र है। वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं अपने ऑफिस में भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे और कॉल कर लिया करते थे। मुझे काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसा दोस्त मिला था जिसने मेरी तन्हाई को बांट लिया था। मेरे बारे में सुमन सब जानती थी। मैं भी उसे काफ़ी हद तक जान चुका था। हमारी बातचीत और दोस्ती को 3 महीने बीत गए थे। उस बीच हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद कहीं किसी पार्क में, होटल में खाने या चाय पर मिल लेते। मगर एक दिन उसने मुझे अपने पापा का विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया और कहने लगी, पापा को ऑफिस में मैनेजर की ज़रूरत है, तुम ज़रूर पापा से बात करो। मैंने चुपके से कार्ड पकड़ लिया तो वह समझ गई और जल्दी से बोली, फिक्र मत करो, पापा को मैंने नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तसल्ली से जॉब के लिए अप्लाई करो। मुझे यकीन है कि यह जॉब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि तुम बहुत काबिल इंसान हो। मैंने सुमन के दिए कार्ड पर लिखा एड्रेस देखा और अगले दिन सुमन के पापा के ऑफिस पहुंचा। उस दिन मुझे इंटरव्यू भी देना था। इस तरह सुमन के पापा से मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरी खुशनसीबी थी कि शहर की इतनी बड़ी कंपनी में मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई। सुमन के पापा मिस्टर वर्मा की बातों और अंदाज से मुझे यकीन हो गया कि सुमन ने सच कहा था कि उसके पापा मुझे नहीं जानते। इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मुझे मेरी योग्यता पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी, और वह भी तब जब मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन ही पूरी हुई थी। मैंने ऑफिस से निकलते ही सुमन को कॉल की और उसे डिनर के लिए बुलाया। अगले दिन मेरा ऑफिस शुरू हुआ। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और 20 दिन में ही मिस्टर वर्मा मेरे काम से बहुत खुश होने लगे। मैंने उनसे परमिशन ले ली कि मुझे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन मैं अपने काम में फ़र्क नहीं आने दूंगा। वह मान गए और मुझसे बहुत खुश थे कि ऐसे नौजवान आजकल नहीं मिलते जो ज़िंदगी में इतनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और महीने बाद ही मुझे ऑफिस की तरफ से नया फ्लैट और कार मिल गई। सुमन मेरी उस कामयाबी पर मुझसे ज़्यादा खुश हुई। उस दिन मुझे मेरे पापा और माँ बहुत याद आए। काश वह जिंदा होते तो देखते कि उनकी प्रार्थनाएं और मेहनत
कैसी रंग लाई है। ऑफिस में जॉब जॉब भी चल रही थी और पढ़ाई भी चल रही थी। एक दिन मुझे मिस्टर वर्मा ने ऑफिस में बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे सीट पर बैठने का इशारा किया और कहने लगे कि मिस्टर, मुझे तो आज मालूम हुआ कि आप हमारी इकलौती बेटी सुमन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खराब आसार नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि सुमन बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बात पर मिस्टर वर्मा साहब ने कहा कि आप खुद भी बहुत अच्छे और काबिल इंसान हैं और आप जैसे अच्छे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। मैं थोड़ा हैरान सा हुआ और मिस्टर वर्मा साहब के ऑफिस से बाहर आ गया। मुझे सुमन ने बताया कि उसका कोई बहन भाई नहीं है और उसकी मम्मी की मृत्यु भी 1 साल पहले हो चुकी है। इतने बड़े घर में सुमन और उसके पापा अकेले रहते हैं। असल में मिस्टर वर्मा की कपड़ों की 2 फैक्ट्रियां थीं, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था क्योंकि मेरा काम ऑफिस तक ही था। मिस्टर वर्मा को पता चला कि मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ। उसके बावजूद उनके रवैया में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही मुझसे काम की बात करते और कभी-कभी गपशप भी लगा लेते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। एक रात मैं सुमन से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो उसने मुझसे जो कहा, वह मेरी सोच से बहुत आगे था। वह कहने लगी, पापा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से होनी चाहिए, जो दीपक जैसा हो। मैं सुमन की बात सुन रहा था, मगर जो उसने कहा, उस पर मैं उछल पड़ा। वह कहने लगी, मैंने पापा को कह दिया कि मेरी शादी दीपक से ही कर दीजिए और पापा तैयार हो गए हैं। अब वह जल्द तुमसे बात करेंगे, तुम मना मत करना। मैं सुमन की बातें सुन तो रहा था, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शहर का जाना पहचाना बिजनेसमैन अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझ जैसे आम से लड़के से भला क्यों करेगा। मुझे लगा कि सुमन मजाक कर रही है, मगर कुछ दिन बाद ही उसकी बात सच साबित हुई। वर्मा साहब ने एक दिन ऑफिस के बाद मुझे अपने पास रोक लिया और कहा कि कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं, फिर घर चले जाना। मैं उनके साथ चला गया। डिनर के बीच उन्होंने कहा कि दीपक, मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे दिमाग ने बहुत लुभाया है, मगर उससे भी ज़्यादा मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई है। यकीनन तुम्हारे माँ बाप बहुत नेक और शरीफ इंसान होंगे। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के इस सफ़र में तुम सुमन का हाथ थाम लो, ताकि मुझे यह फिक्र ना रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उससे शादी करने के लिए अमीर से अमीर लड़के तैयार हैं, मगर सब सिर्फ मेरे बिजनेस की वजह से सुमन से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यही फैसला लिया है कि सुमन की शादी तुम्हारे साथ करूँगा। मैं हैरान होकर वर्मा साहब की बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था, ना उनके बिजनेस से कोई मतलब था, बल्कि सच तो यह था कि मैं खुद सुमन को पसंद करता था। इसलिए मैंने वर्मा साहब को मना नहीं किया और अपना सर झुका लिया। वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी और सुमन की शादी तय कर दी और एक पार्टी में अनाउंसमेंट भी कर दिया। मैंने महसूस किया कि कई लोगों के चेहरे उतर गए थे। मैं समझ गया था कि सुमन से शादी के लिए कई लोग की इच्छा थी। यह सब मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मगर यह सब हकीकत था और सच कहूँ तो मैं सपनों में भी यह सब नहीं सोच सकता था। फिर 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। अंकल ने अपनी बेटी सुमन को शादी के तोहफे में एक खूबसूरत घर दिया, जिसमें शादी के बाद हम रहने लगे, क्योंकि यह सुमन की इच्छा थी, मगर उससे ज़्यादा मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। अंकल ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। इतनी दौलतमंद और खूबसूरत होने के बावजूद उसमें जरा भी घमंड नहीं था। शादी के बाद सुमन को और अच्छी तरह जान पाया। वह बहुत उच्च विचार रखती थी और घर के कामों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी। मैं और सुमन बहुत खुश थे। शाम को
रोज मैं सुमन को उसके पापा के घर ले जाता, क्योंकि अब अंकल अकेले हो गए थे। मैंने अंकल को कई बार कहा कि वह हमारे साथ रहें, मगर वह कहते थे कि बेटी के घर में नहीं रहेंगे। मेरे ऑफिस की वही रूटीन रही, जबकि अंकल ने मुझको कई बार अपनी सीट और जिम्मेदारियां संभालने को कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांग लेता। और फिर एक दिन अचानक अंकल को हार्ट अटैक हो गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे। उस बीच उन्होंने मुझे ऑफिस और फैक्ट्री संभालने को कहा, मगर मैंने उनको तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं दिल से उनके लिए ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रहा था, मगर डॉक्टर ने बताया उनके दिल में कई ब्लॉकेज हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुमन को भी नहीं बताया था। कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुमन तो क्या, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सुमन तो जैसे अपने पापा के लिए पागल सी और अधमरी हो गई थी, और मुझे भी बहुत दुख था। मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई। वह कैसे मुझसे बिछड़ गए थे। अंकल के मरने के बाद सुमन को मैं लंदन ले गया, ताकि उसका ध्यान भटक सके, वरना वह तो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। हर टाइम गुमसुम सी बैठी रहती थी या रोती रहती थी। 20 दिन बाद जब हम वापस आए, तो ऑफिस में काम करने वाले अंकल के पुराने वर्कर ने मुझे कहा कि अब ऑफिस और फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप ही हैं जो संभाल सकते हैं, या फिर यह जिम्मेदारी सुमन को लेनी होगी। मैंने उनसे कहा कि सुमन से राय करके बताऊंगा। फिर मैं जब घर आया तो मैंने सुमन से बात की। वह कहने लगी कि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई समझ है, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैंने ऑफिस संभाल लिया और एक हफ्ते बाद फैक्ट्री का चक्कर लगाया, तो वहाँ बहुत कुछ अजीब सा देखने को मिला। फैक्ट्री कपड़े की थी, इसलिए यहाँ बहुत काम था जो आसानी से औरतें भी कर सकती थीं। मगर मुझे वहाँ एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक बड़े से हॉल में बहुत सारी औरतें काम कर रही थीं, मगर वह सब बूढ़ी औरतें थीं। मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे ससुर ने बूढ़ी औरतों को क्यों काम पर रखा हुआ था। मैं कुछ देर खड़ा होकर औरतों को देखता रहा। वह सब बड़ी मेहनत से काम कर रही थीं। उनकी उम्र करीब करीब 50 से 60 साल की होगी, और कुछ औरतें तो और भी ज़्यादा उम्र की थीं। वह एक तरफ कुछ कुर्सियों पर बैठी बातों में बिजी थीं। वहाँ मैंने हॉल में कुछ हल्की हल्की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। फिर मैं एक तरफ खड़ा हो गया, इसलिए किसी ने मुझे वहाँ नहीं देखा। मगर जैसे ही उनको मालूम हुआ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, वह सब के सब काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लग गई। जब मेरे मैनेजर ने उनको बताया वर्मा साहब की जगह अब मैं उनका काम संभाल लूँगा, तो उन्होंने मुझे नमस्ते किया, और जो औरतें एक तरफ बैठी थीं वह मेरे पास आईं और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद देने लग गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था यह क्या माजरा है। मैंने उनको प्रणाम किया और मैं मुस्कुराकर उन्हें काम करने को कहा, खुद बाहर चला गया। फैक्ट्री एरिया में बने ऑफिस में जाकर बैठा तो मैं मैनेजर से पूछा, यह क्या मामला है। जो मैनेजर वहीं के पुराने वर्कर थे जो सालों से यहाँ काम कर रहे थे, उनको मैंने मैनेजर की पोस्ट दी थी। वह सब कुछ जानते थे। जो उन्होंने बताया वह मेरे लिए बेहद हैरान करने वाला था। वह कहने लगे कि वर्मा साहब एक विधवा माँ के इकलौते बेटे थे। उनकी माँ ने कपड़े सी सी कर उनको पाला और पढ़ाया। वह जमाना सस्ता और अच्छा था, इसलिए उनको जल्द ही एक कंपनी में जॉब मिल गई, और जब तक उनकी तरक्की हुई उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पुराना रहने वाला घर बेचकर किसी के साथ कांटेक्ट किया और एक छोटी फैक्ट्री की बुनियाद रखी, और उन्होंने बेसहारा औरतों के लिए एक ओल्ड होम बनवाया, जहां हर औरत को रहने के लिए जगह दी। जो औरतें अकेली थीं, और फैक्ट्री का धागे काटने और कट पीस निकालने वाला डिपार्टमेंट उन औरतों के हवाले कर दिया, ताकि वह खुद बोझ ना बने और खुद को बेकार ना समझें। यहाँ विधवा और तलाकशुदा औरतें भी काम करती थीं, जो अपनी औलाद के लिए रोजी रोटी कमा रही थीं। मैं यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुझे अब समझ आया कि अंकल का दिल इतना नरम और अच्छा क्यों था। उन्होंने भी मेरी तरह
जमाने से मेहनत के पापड़ बेले थे, मगर उन्होंने मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके बिजनेस जमाया। मैंने फैसला किया कि मैं अब उनके हर कामों को अपनी आखिरी सांस तक जारी रखूंगा। मैंने मैनेजर के साथ उस ओल्ड होम का सारा कारोबार देखा और अपने साथ सुमन को भी ले गया। यह सब देखकर सुमन भी खुश हो रही थी और वह मुझसे कहने लगी कि ओल्ड होम की सारी जिम्मेदारियां वह निभाना चाहती है। मैंने खुशी खुशी उसे ही जिम्मेदारी सौंप दी। आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन और 2 बच्चों का बाप हूँ। वर्मा अंकल के बने ओल्ड एज होम और सारे कामों को अच्छी तरह निभा रहा हूँ। अपनी औलाद की परवरिश भी ऐसे करना चाहता हूँ जैसे मेरे माँ बाप ने मेरी और जैसे वर्मा अंकल ने सुमन की। तो दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।